मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, कॉलम निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ शहर कायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मज़हर बरलास जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज किन बड़ी ख़बरों पर हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली जो ख़बर है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कप्तान की रिहाई, पार्टी वर्कर की दुहाई और रहनुमाओं की जाली कार्रवाई, तहरीक इंसाफ गैर यकीनी तहरीकों का शिकार, रिहाई, एहतजाज और क़ुव्वत बर्दाश्त से आरी लीडरान का मुक़द्दर क्या। धांधली की धुन में टहलता संबड़ियाल इलेक्शन तहरीक इंसाफ और मरीम नवाज़ की मकबूलियत का नया पैमाना कायम ना कर पाएगा। तो ये है आज का वो इलेक्शन जिसके ऊपर हम बुनियादी तौर पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं मज़हर बरलास साहब की तरफ। बरलास साहब, आप क्या देख रहे हैं कि होने क्या जा रहा है संबड़ियाल PV 52 में, और अगर आप इसका मवाजना पिछली बार के इंतखाब से भी करें तो ज़्यादा कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, क्या अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेस कर पाएगी उसको? नहीं, देखिए मुनीज़े, पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखिए कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था तो उसमें तो PTI के लोग बेचारे कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे, और ना वो कोई जलसा जुलूस कर पा रहे थे, ना कोई रैली निकाल रहे थे, ना कॉर्नर मीटिंग, बल्कि उनके उम्मीदवार तो छुपे हुए थे, उन पे मुकदमात थे। हाँ जी। इसी तरह उनके जो तईद के निंदगान थे, तजवीज़ के निंदगान थे, उन पर भी अरसा हयात तंग था। तो अब गुजारिश ये है कि उस इलेक्शन से तो इस इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। अब तो PTI के लोग जलसे भी कर रहे थे, जुलूस भी निकाल रहे थे, रैलियाँ भी, नगमे भी चला रहे थे और भरपूर कैंपेन कर रहे थे। ठीक है जी, नहीं तो ये फ़र्क तो आ गया है, बुनियादी फ़र्क। अब दूसरी बात जो है ना, वो मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ कि मनहसल कौम हम अजीब व गरीब लोग हैं। अजीब व गरीब इसलिए कि धांधली को रोकना बुनियादी तौर पर हुकूमती सरकारी अहलकारों का फ़र्ज़ होता है कि कोई गड़बड़ ना करे, लेकिन यहाँ वतीरा और है, यहाँ बाबा आदम नराला है, यहाँ हुकूमती पार्टी के लोग ही धांधलियों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। सरकारी अहलकारों को मजबूर करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखिए EVM पर हम क्यों नहीं जाते? हमारी हमसायगी में ईरान में EVM है, इंडिया में EVM है, लाहौर हाई कोर्ट में EVM है। एग्जैक्टली बरलास साहब, ये मामला भी उठाया गया था 2018 में। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब की तरफ गुफ्तगू को ले जाया जाए। सलमान आबिद साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना बरलास साहब कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, आप देखें कि आज एक वीडियो भी गर्दिश करी है सोशल मीडिया पर जिसमें आलिया हमजा ये कह रही हैं कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनमें कि पुलिस मौजूद थी, वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। आखिर ये क्या चल रहा है? देखिए, एक है कि होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन शफाफ हो, मुनसिफाना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और एक चीज़ होती है कि क्या हो रहा है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है वो कोई बड़ी शानदार नहीं है, और हर दौर का जो इलेक्शन है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन के अंदर तब्दील हो जाता है। कुछ हमारी सियासी जो मैच्योरिटी है उसका फुकदान होता है, कुछ हमें इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं आती, कुछ हम इलेक्शन फेयर कराना नहीं चाहते, तो जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। अब बात यह है कि एक बाई इलेक्शन की सीट को पकड़कर अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहें कि ये पार्टी मकबूल है या गैर मकबूल है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादती होगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर सीट की अपनी एक लोकल डायनामिक्स भी होती है। उसलिए लोकल डायनामिक्स को जब आप नेशनल डायनामिक्स के साथ जोड़ते हैं तो वो ज़रा मुश्किल बन जाती है। अब तीसरी बात यह है कि इलेक्शन के नताइज जो भी आए किसी ने मानना तो है नहीं, और अपना नैरेटिव पहले से तैयार शुदा होगा। और चौथी बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जो खबरें चल रही थी कि वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, अब तो लग ये रहा है कि जिस किस्म के बयानात बानी PTI के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से वो एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रहे हैं, और जितना उनके लफ्ज़ों में शिद्दत आ रही है और गुस्सा आ रहा है, अपनी पार्टी के लोगों पर वो निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने पार्टी के अंदर रहना है उसको इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना वो ओहदा छोड़ दे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की रिहाई ईद से पहले कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही।
शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बयानिए का क्या बनेगा, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो आ रहे हैं और हतमी तौर पर कोई भी नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये बयानिया दम तोड़ जाता है या कामयाब हो जाता है तो क्या होगा? देखिए मुनीज़े, जो आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है नाज़रीन को पहले थोड़ी सी मैं 5-6 लाइनों में डेप्थ में जाके समझा दूं। नाज़रीन, आज सियालकोट के हल्के PP 52 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जिसकी मुनीज़े बात कर रही है। अच्छा, पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रही थी, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। PP 52 में कुल वोटर की तादाद याद रहे 2,97,185 है, जिनमें 1,57,725 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 1 लाख तकरीबन 40,000 है। यानी कि टोटल तादाद याद रखिएगा, मैं आपको आगे लेके चलूंगा, 2,97,000 से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 11 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया है। अच्छा, यहां से नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद है, PTI की हिमायत याफ्ता फाखर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब मद्दे मुकाबल है। अब याद रहे इंपॉर्टेंट बात, नून लीग के MP अरशद वड़ाइज के इंतकाल के बाद यह नशिस्त खाली हुई थी। जब नून लीग के नशिस्त खाली हुई थी 99.9% जो शख्स जहां से जीता होता है ज़िमनी इंतखाबात में वही जीतता है। और अगर कॉमन सेंस की बात करें, ये कहने का हंगामा हो गया, लड़ाई हो गई, मारकुटाई हो गई, जब एक बंदा नून लीग के MP अरशद वड़ाइज इंतकाल हुआ, उसकी ग्रिप है और उसकी जगह पे ये बची आई, तो ये जीते जीते, इसमें तो हैरान कुछ बात नहीं। अच्छा ठीक है शहजाद भट्ट साहब, वक्त मुकम्मल हो गया, सायरा जी की तरफ जाना है, सायरा जी की तरफ जाना है। लेकिन सायरा जी, आप देखें, शहजाद हुसैन भट्ट साहब तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी, लेकिन ये शायद इस बात को भूल गए हैं कि ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उधर उस वक्त तकरीबन 50,000 वोट लिए थे और 8-9 हज़ार की बढ़तरी, कोई खासी बढ़तरी नहीं थी। क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब को पता होगा, वो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन की पोलिंग रुकवा कर अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं उनके, और उससे पहले 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 वजूद में आया, ये मैं नहीं कह रही, हुकूमत में बैठे हुए जो उनके इत्तेहादी हैं, वो हसन मुर्तज़ा साहब, चंद साहब और इन सब के बयानात देखे जाएं। अभी मैं कुछ देख रही थी सोशल मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की माहिर है, मगर खैर मुझे उनका बयान भी नहीं अच्छा लगा कि वापस से इकट्ठे बैठ जाएंगे और ये नूरा कश्ती आपको और हमें दिखाएंगे कि ये देखें वापस में आपस से लड़ रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का तस्वुर तो ना था, और अगर कोई ये सोचता है कि भाई अगर कोई जैसे बात होती है कि साफ साफ, वो कभी जिंदगी में मिल नहीं सकता। मैं खुद ये 2024 का इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मेरी तो 2-2:30 बजे तक बस हो गई थी और मैं खुदा हाफिज करके अपने घर में आकर बैठ गई थी कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता जब से पाकिस्तान बना है। तो भट्ट साहब को कोई खबरें वबरें होंगी, और बाकी हुकूमत में बैठे हुए जिस तरीके से बयानबाजी और ये सारा कुछ हो रहा है, फॉर्म 47 का सहारा भी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गो के रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गैर कानूनी तौर पर अपने ओहदे पे बड़ा जवान है, और जो उन्होंने किया 2-2.5 साल में, यही जीतेंगे। अब जीत हार कोई मानी रखती नहीं है। अब कोई अगर अपने वोट से भी जीते जाएगा तो एक जो फॉर्म 47 का जो कलंक इन्होंने अपने माथे पे वो टीका लगाया है, वो सारी जिंदगी रहेगा, उस पर कोई यकीन करेगा नहीं। ठीक है, बज़ाहिर तो सायरा जी आपकी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लग रहा है कि नतीजा जो भी आता है, हमने तो अपने दिल में जो तस्लीम किया हुआ था वही हम मानेंगे, कुछ इस तरह की मुझे वाइब आ रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मज़हर बड़ला साहब, आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ईद से पहले बड़ी खुशखबरी आएगी। मैं डिबेट ओपन करती हूँ, मगर आपसे आगाज़ चाहूँगी कि क्या कोई खुशखबरी आ जाएगी? अच्छा, बिल्कुल खुशखबरी आएगी, ईद से पहले आएगी खुशखबरी। अभी जो बात जैसे धांधली पे कर रही थी ना सायरा के करीब ही इलेक्शन हुआ है, अभी ज़िमनी इलेक्शन थोड़ा अर्सा पहले सांगड़ के करीब, तो किस तरह लाल मली को वहाँ हराया गया और किस तरह मुझे समझ नहीं आती कि 10 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट 50,000 पहुँचा दिया गया। कभी किसी ने देखा है पाकिस्तान में कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं 10 जिनमें 50,000 वोट हो? तो सायरा जी को तो ज़्यादा पता है। सिंध में तो धांधली के और भी नुमाया बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके हैं। वो जब तक हुकूमती अहलकार यानी जो मशीनरी है सरकारी, वो जानबदारी से नहीं हटती,
मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। हमारी सरकारी मशीनरी को गैर जानबदार होना पड़ेगा और सब लोगों को एक जैसे मौक़ा देने पड़ेंगे, फिर इलेक्शन दुरुस्त होंगे। अब इसका रिज़ल्ट जो भी आता है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। एक सायरा बानो ने ये जुमला कहा कि अब कोई जीते हारे कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं समझता जीते हारे। देखिए, हार जो है और जीत जो है फेयर होना चाहिए इलेक्शन। जो भी जीते जो भी हारे उसमें धांधली का अंसर नहीं होना चाहिए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Exactly. बदकिस्मती से पाकिस्तान में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक ही नहीं सका, आज तक नहीं रोक सका। इसीलिए हम कहते हैं ईवीएम पे जाओ। कम से कम आप ईवीएम से इससे तो बच सकेंगे ना। ये जो डांग सोटा आप करते हैं पोलिंग स्टेशनों पे, क्या हम एक सुलझी हुई कौम नहीं बन सकते? सायरा जी इत्तेफाक करती हैं? देखिए, जब ईवीएम हम भी वहां पर थे, बात हुई थी, उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो हम तो इत्तेहादी थे। हमने कहा था आप इस ईवीएम का जो ट्रायल है वो इन बल्दियाती इलेक्शन पे ले लें। और मजहब अल्लाह साहब, आप असेंबली गए होंगे, असेंबली में आपने देखा होगा कि सामने 2 बोर्ड लगे हुए, येस का और नोस का। तो वो मैं हमेशा पूछती थी कि ये बोर्ड किस लिए। असेंबली में बैठे अरकान उस बोर्ड्स को तो फाल कर ना सके कि हम वोटिंग करें तो हम अपनी सीट पे बैठ के बटन दबा के यस या नो कह सके। हमें वो कहते ना हाँका जाता है, कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे, कभी राइट पे जाते थे, कभी लेफ्ट पे जाते थे, तो उनको हम कहते थे। और उस वक्त यही था, आपने लोगों को यहाँ पर तालीमी मेयार देख लें, आप शऊर देख लें। मेरे सांगड़ में बैठी भी क्या कहते हैं मासी फाफुल, वो ईवीएम कैसे इस्तेमाल करेगी? आप पहले लोगों को अवेयरनेस तो दें। हमने यही सजेशन किया था कि आप बड़े शहरों में जहाँ फोन तो इस्तेमाल कर लेती है, वो मोबाइल पे तो सारा कुछ देख लेती है, वो नहीं कर सकती। यहाँ पर तो इलेक्शन में वो बेचारी बूढ़ी खवातीन वो बैलेट पेपर और वो लेके बैठे थे कि अधी कहाँ लगाएं। और आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी ने उनके बचपन से तीर दिखा दिखा के उनको कहीं समझ नहीं आती, जड़ी बुढ़िया ने वो फाड़ के उत्ते वापस ठप्पा लगा देती। ठीक है, तो पहले लोगों को बताया जाए कि जिसको आप चुन रहे हैं ये अगले 5 साल आपके बच्चों के साथ या आपके मुस्तकबिल के साथ क्या करेगा। ये खाम है कि अच्छा वो हमारी शादी पर आ गया, फौतगी पर आ गया। हमारे यहाँ तो वोट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। और जहां तक रही ईवीएम लोग यूज कर पाएंगे या नहीं, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम भी तो मोबाइल फोन पर आती है, उसका शऊर तो नहीं इनको देना पड़ता आवाम को। जब उन्हें वो लेना आता है तो फिर ईवीएम का भी पता होगा। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी अपना रोल इसमें प्ले करें। देखिए, उनसे पैसे ले लेते हैं, जो बीच में एजेंट्स होते हैं वो 2,500-3,000 ये बड़ा आलमी है सायरा जी। बड़े अफसोस की बात है कि एजेंटों ने अपने पैसे रखे होते हैं उसमें बीच में। देखो, एजेंट दरअसल इन्हीं हुकूमती अरकान होते हैं। देखिए सायरा, आप जो फरमा रही है ना, और मुनीज़े ने जो बात कही है कि रिहाई ईद से कबल, मैं कोई तज़किया नहीं देना चाहता, मैं आपको 3-4 आर्गूमेंट दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज नैब अहदेदारान से जो मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नैब को अभी तक किसी ऐसे मामले में कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ जो ईद से पहले इनकी जमानत रिहाई का बाइस बन सके। नैब हुकूमत कहती है पसे पर्दा कोई इंतजाम नहीं है जो मफाहमत या ज़ेर गौर हो, नो हुकूमत। उसके बाद पीटीआई वकील नई मैदल पंचोता कह रहे हैं कि किसी किस्म की नरमी कोई है ही नहीं, सब अफवाहें बेबुनियाद है। ये सब लोग यही बात कह रहे हैं। अब चौथी आखिरी बात क्या चल रही है, जो पीटीआई के रहनुमा है और मीडिया तजिया कर रहे हैं ईद से कबल जमानत हो जाएगी। यार कोई आर्गूमेंट है, कोई दलाइल है? और आखिरी बात, इमरान खान कहते हैं मैं जेल से बैठकर सारी चीज को मुनज़्ज़म कर लूंगा। यार जेल का माहौल हमने भी जेलों में विजिट किए हैं, हमने देखी है, इस तरह नहीं होता। हाँ, हो सकता है अगर खान के पास इस जेल की सख्ती में कोई मोकल है ना, तो मोकल के जरिए वो सारी खेड़ कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। 30 सेकंड्स रह गए हैं। सलमान साहब, आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जितनी भी रिफॉर्म्स हुई हैं उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अदालती कमीशन बना, उसने 42 के करीब नुकात पेश किए इलेक्शन की धांधलियों के हवाले से या बेज़ाब्तगियों के हवाले से, उस पर अमल नहीं हो सका। और ये इलेक्शन जो है 2013 के बाद फिर 2018 में हुए और फिर 2024 में हुए, और फिर हमने देखे कि हमारी तारीख के सबसे वर्स्ट इलेक्शन भी हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारी सियासी जमातें और हमारे हुक्मरान तबकात
हमारा रियासती निज़ाम अगर एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर आप इस सारे सियासी और जमहूरी निज़ाम को क्या नाम देंगे? सब देखिए ना, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, ठीक है, कि जिस किस्म के इलेक्शन हम करवाते हैं, अगर इनको इलेक्शन कहा जाए तो फिर इससे क्या कैसी जमहूरियत निकलेगी, मुझे बताइए। ठीक है, इसलिए बुनियादी मसला ये है कि एक शफाफियत और मबनी इलेक्शन का निज़ाम। जी सर प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड। बरलास भाई ने कहा कि जनाब यूं करके इलेक्शन होने चाहिए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। भाई ने कहा कि शफाफ इंतखाबात, और जब भी सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो शफाफ होंगे, फिर सरकारी मशीनरी, फिर सरकारी, सब लोग पीछे हट जाएंगे। भट्ट साहब ये बैठे थे 35 रुकनी पार्लिमानी वफद बना था, आप मुझे बताएं उससे क्या निकाल दिया आपने? भट्ट साहब लियाकत चट्टा की वीडियो चलाएं, मुनीज़े लियाकत चट्टा की वीडियो चलाएं। हाँ जी, किस तरह एक इंतजामी अफसर होता है कि उस पर कैसे कैसे प्रेशर थे। सर कुछ इंतजामी अफसरान तो मुस्ताफी भी हो गए, सर कुछ इंतजामी अफसरान तो मुस्ताफी भी हो गए। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इंतजामिया पे हुकूमती प्रेशर होता है। जब तक इंतजामिया ठीक नहीं होगी इलेक्शन दुरुस्त हो ही नहीं सकेंगे।